बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर ऑफ बीम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब एटॉमिक पार्टिकल तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब एटॉमिक पार्टिकल की हमने बिहेवियर को देखना है जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर किस तरह है। तो दूसरा, और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा क्या है, टॉपिक है फ्री रेडिकल। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर को चेक करना जब हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही आसान, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। बीम का क्या है, सोर्स। क्या है हमारे पास, क्या है, एक सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल पड़े हुए हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल को हमें क्या करना है, यहाँ से बम्बार्ड करना है, बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, देखो ऊपर क्या है, नेगेटिव प्लेट है, नीचे क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। तो मैंने इस तरह क्या है, दो प्लेट अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया, दो प्लेट। तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब मैंने देखना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह है। देखो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। गुड, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला है ना, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन जब यहाँ पर हमने सोर्स से बाहर निकाला तो प्रोटॉन किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि प्रोटॉन क्या हो गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों, प्रोटॉन इसी वजह से नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि प्रोटॉन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर प्लेट कौन सा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से प्रोटॉन किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो जो हमारे पास क्या है, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों, क्यों, इसी वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, पॉजिटिव प्लेट। तो हमें पता चल गया, देखो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, सॉरी, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब दरमियान में हमने क्या है, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया, ये न्यूट्रॉन है, ये न तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसी वजह से ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का काम क्या है, सीधा जाना, न तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना, न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना। मतलब ये दोनों से क्या है, नाराज है। न तो नेगेटिव चार्ज है इस पर, न तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको सिंपल बात ये समझाना है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। और जो न्यूट्रल होगा, न तो पॉजिटिव चार्ज होगा न नेगेटिव चार्ज होगा, वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा। अब देखो बीम ऑफ प्रोटॉन। अब जो हमने बीम ऑफ प्रोटॉन, देखो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये हमें ये समझा रहे हैं कि प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ इसी वजह से डिफ्लेक्ट हो गया। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मैंने आपको कहा कि किस तरह याद करोगे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, पी आता है ना, पी से क्या, पॉजिटिव। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, न्यूट्रल, एन से क्या है, न्यूट्रल। तो एन से मतलब न्यूट्रल या नो चार्ज। तो प्रोटॉन किस तरफ गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ गया। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ये हमें क्या समझाना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो गया, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद क्या है, हमने बुक में क्या लिखा है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है, जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जिसका चार्ज जितना कम होगा वो क्या है, उतना ही कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। हाँ, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मुड़ जाना। देखो क्या है, इसको हम कहते हैं मुड़ना, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्ट होना। क्या होना, डिफ्लेक्ट होना। तो यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन,
हम देखो, मैंने आपको समझाया कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज ना होने का मतलब क्या है, अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब ये है न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ न तो नेगेटिव प्लेट, किसी भी प्लेट की तरफ नहीं मुड़ेगा, सीधा जाएगा। अब देखो डिफ्लेक्शन क्या है, मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मास जितना कम होगा वो चीज उतना क्या करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, अगर मास ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, अगर मास कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। और डिफ्लेक्शन का चार्ज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा, चार्ज कम डिफ्लेक्शन कम। अब आते हैं, देखो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर तो वैसे कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज जीरो है तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, देखो एक बात मेरी समझो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, जिसका मास, मैंने आपको समझाया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा है, 1836 गुना ज्यादा है। तो अब देखो प्रोटॉन का मास कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 1836 गुना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन तो फिर बहुत ही क्या है, हल्का है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही हल्का है। प्रोटॉन तो फिर क्या है, बहुत ही भारी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम। प्रोटॉन का मास हमारे पास क्या है, ज्यादा, प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। जिसका मास कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, उसका डिफ्लेक्शन क्या, ज्यादा, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो देखो प्रोटॉन कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ज्यादा मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, उसका मास क्या है, कम। तो कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। और प्रोटॉन क्या है, कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अब इसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में कोई भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके साथ क्या हो, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या, हमारे पास कोई भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके साथ क्या हो, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आसान अल्फाज में किस तरह समझो, अनपेयर्ड का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके साथ क्या हो, मतलब क्या है, तादाद, क्या है, तादाद इलेक्ट्रॉन हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या है, अनपेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, ओड नंबर। अगर कोई भी एटॉमिक स्पीशीज या मॉलिक्यूलर स्पीशीज के साथ क्या हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम नाम देंगे कि ये क्या चीज है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल पर कोई भी चार्ज नहीं होता। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं, उस बेचारे के साथ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब तादाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं होते। क्या है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के जोड़े ना होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं है, मतलब दो तीन जोड़े होंगे मगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो क्या होगा, अनपेयर्ड में होगा। तो आपने आसान में समझना है कि फ्री रेडिकल क्या है, ऐसा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके साथ थाक नंबर में क्या हो, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसा स्पीशीज जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। अब देखो जिस भी स्पीशीज के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तादाद में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको तो हम क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। तादाद इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम के साथ, जिस भी मॉलिक्यूल के साथ होंगे, तादाद वाले इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम मॉलिक्यूल के पास होंगे, उसको हम नाम देंगे फ्री रेडिकल। या आसान अल्फाज में जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी चीज के पास होंगे वो क्या बन जाता है, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, हाईली रिएक्टिव। वो ये कोशिश करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पेड करे, क्या है, वापस क्या है, इलेक्ट्रॉन को पेड करे। तो इसी वजह से फ्री रेडिकल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा क्या बन जाता है, हाईली रिएक्टिव बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव की वजह से ये हमारे पास क्या बन जाता है, अनस्टेबल। हर किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, हर किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इसी वजह से फ्री रेडिकल के साथ सिर्फ आपने समझना है कि तादाद इलेक्ट्रॉन होंगे, या दूसरे अल्फाज आपने समझना है कि फ्री रेडिकल क्या है, ऐसा स्पीशीज जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे,
और फ्री रेडिकल इसी वजह से अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव बन जाता है, इसी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो ये कोशिश करता है कि हर किसी के साथ वो रिएक्शन करे, अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। तो इसी वजह से फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फ्री रेडिकल तो हमें समझ आ गया, था आदाद एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसके पास ताक आदाद इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल या अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फ्री रेडिकल हमारे पास बनता है किस तरह, फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से बनता है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, जब बॉन्ड हमारे पास क्या है, इक्वली ब्रेक कर जाए, बॉन्ड क्या हो, इक्वली ब्रेक। इसका मतलब क्या है, इक्वली ब्रेक का मतलब क्या है, देखो हमारे पास क्या है, एक F2, दो फ्लोरीन मालिक्यूल है ना। अब जब दो फ्लोरीन मालिक्यूल, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, F और F, तो इन दोनों के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2। अब यहाँ पर अगर आप इसको यूवी लाइट दोगे या यहाँ पर आप क्या दोगे, हीट दोगे, क्या अगर आप क्या है कोई भी हमारे पास यूवी लाइट दोगे या आप इसको क्या दोगे, हीट दोगे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो फ्लोरीन के ऊपर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन के ऊपर भी क्या बन जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो रही है या नहीं, एक एक के पास जा रहा है, दूसरा दूसरे के पास जा रहा है। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक, एक जैसा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। जब हमारे पास बॉन्ड इक्वली ब्रेक कर जाए, बॉन्ड इक्वली ब्रेक का मतलब क्या है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाए, दूसरा दूसरा के पास चले जाए। इस तरह क्लीवेज को हम क्या नाम देते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। एक हमारे पास क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज भी होता है, जिसमें बॉन्ड इक्वली ब्रेक नहीं करता। तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से बनता है। देखो अब ये फ्लोरीन भी क्या है, फ्री रेडिकल, ये फ्लोरीन भी क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को आप किस तरह पहचानोगे, अगर इसके ऊपर इस पर क्या है, डॉट, फ्री रेडिकल को हम किससे जाहिर करते हैं, डॉट। जिस भी एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ताक आदाद में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, इस तरह डॉट लिखते हैं। तो जिस तरह एग्जांपल Cl, देखो Cl के ऊपर हमने डॉट लिखा है या नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फ्री रेडिकल। उसी तरह हाइड्रोक्सल आयन के ऊपर देखो, हाइड्रोक्सल, ये क्या है हमारे पास, सिर्फ हाइड्रोक्सल है, तो हाइड्रोक्सल के ऊपर मैंने डॉट लिखा है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात आपने समझना है, देखो फ्री रेडिकल पर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, फ्री रेडिकल पर चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल पर चार्ज नहीं होता। देखो अब हमारे पास क्या है, Cl, इस Cl को इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, Cl2। अब देखो Cl2 हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन है, तो दोनों के दरमियान आपस में क्या है, बॉन्ड, तो दो बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इक्वली क्या है, शेड है या नहीं। अगर आप इसको हीट दोगे, यूवी रेज दोगे, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, होमोलाइटिकली ब्रेक कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया या नहीं, यहाँ पर, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेड हो गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेड हो गए। ये डॉट किस चीज को जाहिर कर रहा है कि इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ताक आदाद में है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से इसको हम नाम देंगे फ्री रेडिकल। ये हमारे पास क्या बने हैं, फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पर भी CH3 और CH3, यहाँ पर दोनों के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर है या नहीं। अगर आप होमोलाइटिकली क्लीवेज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, तो ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी क्या है, फ्री रेडिकल। अब क्वेश्चन बनता है, फ्री रेडिकल तो बनते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, फ्री रेडिकल खत्म किस तरह होते हैं, फ्री रेडिकल खत्म किस तरह होते हैं। देखो फ्री रेडिकल, जब आप फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फ्री रेडिकल क्या हो जाते हैं, खत्म। देखो Cl दोनों क्या है, फ्री रेडिकल। अगर मैं क्या कहूंगा, Cl फ्री रेडिकल है, दूसरा क्या है, Cl फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल को जब फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, Cl2, और फ्री रेडिकल क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, खत्म। तो समझ आ गया फ्री रेडिकल किस तरह। अब आते हैं फ्री रेडिकल। एक बात आपने ये समझना है कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल है ना, ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, जब ये हमारी बॉडी में ये होंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये क्या है, नुकसानदेह होते हैं, हमारी बॉडी में क्या करेंगे, नुकसानदेह होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन फ्री रेडिकल को यूज करते हुए किस चीज को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। इसी फ्री रेडिकल को हमारा इम्यून सिस्टम यूज करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी किसी से कम नहीं है। अगर वो कहते हैं आप मुझे नुकसान पहुंचाओगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या करता है, इसको ऐसा डायरेक्शन देता है कि जाकर बैक्टीरिया पर अटैक करो। तो इसको डायरेक्शन दे देता है, तो फ्री रेडिकल क्या करता है, बैक्टीरिया को फिर किल करता है। तो इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही क्लेवर है, ये फ्री रेडिकल को क्या है,
यूज करते हुए बैक्टीरिया को मारते हैं। अब देखो ऐसा कंडीशन आ जाए जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, फ्री रेडिकल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर भी मसला होगा। तो ये हमारे डीएनए को डैमेज करेगा। क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है। क्या अगर डीएनए डैमेज हो गया तो इंसान में क्या है, एबनॉर्मेलिटीज आएगी। क्या आ जाएगी, एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, जीन में चेंज होगा, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इंसान में आएगी। उसी तरह इसकी वजह से ज्यादा फ्री रेडिकल होंगे तो इसकी वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस का खतरा है, जिस तरह हमारे पास क्या है, कैंसर, और इंसान वक्त से जल्दी क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। एजिंग को भी ये क्या करता है, फास्ट करता है। क्या है, एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है, मतलब वक्त के साथ, मतलब क्या है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एजिंग। मतलब क्या है, जब इंसान पर वक्त गुजरता है तो उसको हम नाम देते हैं एजिंग। तो ये अगर बॉडी में ज्यादा होंगे तो इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। तो इसी वजह से अगर आपने बूढ़ा नहीं होना है तो अपना फ्री रेडिकल का टेस्ट करवाओ कि ये बॉडी में तो ज्यादा तो नहीं है। सही। अब इसके बाद क्या है, हमारी बॉडी में देखो आप फ्रूट खाते हो यानी जिस तरह सिट्रस फ्रूट, माल्टे वगैरह, लेमन वगैरह, इसमें क्या पाए जाते हैं, उसी तरह विटामिन के वगैरह और भी बहुत सारी चीजें खाते हो तो इसमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज होगा यानी फ्री रेडिकल टर्मिनेट कर गए यानी, तो ये हमारे पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हम फ्रूट से हासिल करते हैं, बहुत सारी विटामिन क्या है, एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं, और इसी वजह से फिर हमारी बॉडी फ्री रेडिकल से बच जाती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो गया चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज़।